साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। वर्णमाला से बहुत ही उपयोगी सवाल, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लगभग 105 सवाल के आसपास कवर करेंगे, जो कि ऑल एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो दोस्त रहने वाली है। सबसे पहला सवाल देखिए, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से कभी भी पूछा जाए तो आप लोग आंसर क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले व्यंजन के बारे में बता देता हूँ। व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है 33। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही विकल्प है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 2 में, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं। अगर 33 ऑप्शन में दिया हुआ है और उसने कुल लगा के भी पूछा है तो भी आंसर आपका 33 ही है। बी विकल्प इस सवाल का भी राइट आंसर है। बिहार पुलिस ने ये क्वेश्चन पूछा था, याद रखना। मूल व्यंजन 33 हैं, जिसमें क वर्ग से लेके च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन आते हैं, 25 हो जाते हैं। 4 व्यंजन अंत्यस्थ होते हैं और 4 व्यंजन इसमें ऊष्म आते हैं। आगे बढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या दोस्तों 33 है। अगर ऑप्शन में 33 है तो आंसर 33 ही करना। सवाल नंबर 4, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताइए जरा कितनी है। सही आंसर जाएगा इस सवाल का, वो जाएगा ए ऑप्शन के साथ में। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, लेकिन दो उच्छिप्त व्यंजन जब डे और ढ जुड़ जाते हैं तो ये संख्या 27 तक पहुंच जाती है। और कैसे लेकर कै टू मैं, कैसे लेकर मैं तक के जो व्यंजन होते हैं दोस्तों, ये स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। स्पर्श व्यंजन उसे कहते हैं जिसमें जो वॉइस है अलग अलग भागों के, मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करके बाहर आती है। आगे, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। एक तो सार्थक होनी चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, और सबसे छोटी इकाई होनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। सार्थक भी होनी चाहिए और लघुत्तम भी होनी चाहिए। तो इस सवाल का आप लोग राइट आंसर कर देना ए ऑप्शन, ठीक है ना। ए ऑप्शन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, अर्थात जिसका अर्थ भी हो, है ना, तो उसे शब्द कहा जाता है, शर्त। क्योंकि अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई इसे ही माना जाता है, ये याद रखना, ठीक है ना भैया। विकल्प यहाँ आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैसे पूछे भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है तो आंसर आपका वर्ण होगा, जब सार्थक ना दिया हुआ हो ऑप्शन में। सवाल नंबर 6, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहा जाता है। लिखित इकाई सबसे छोटी वर्ण कहेंगे उसे, ठीक है ना, याद रखना। लेकिन वर्ण का ही दूसरा नाम दोस्त ध्वनि होता है, ध्वनि होता है, याद रखना। कोई भी व्यंजन यदि हलंत है, आधा है, तो वो वर्ण है। कोई भी व्यंजन यदि पूरा है तो वो क्या है, वो अक्षर है, याद रखना। वर्ण में सभी स्वर आते हैं दोस्तों, सभी स्वर वर्ण भी होते हैं और सभी स्वर अक्षर भी होते हैं, ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, वर्ण का ही दूसरा नाम क्या है, ध्वनि। तो भाषा की मौखिक इकाई कौन सी है या भाषा की ध्वन्यात्मक इकाई कौन सी है, तो ऑप्शन वर्ण या ध्वनि में से कोई एक होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णमाला में शामिल नहीं है, ठीक ना, जरा बताइए कौन सा। सवाल नंबर 7, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि कौन सा वर्णमाला में तालव्य नहीं है। तालव्य, इस क्वेश्चन में थोड़ी कमी है जो मैंने करेक्ट करा दी है। तालु, जिसका उच्चारण तालु से होता है। तो देखिए, चे चम्मच लगी तालु में, आवाज़ आई तो यस आई, ये और से भी तालव्य हैं, है ना। ई दोनों स्वर ये भी तालव्य हैं। इसके साथ साथ में च के बाद में छ आता है, झ आता है और ये च भी आता है। लेकिन क तालव्य में नहीं आता दोस्त, ये क आता है कंठ में। कंठ वर्ण होता है क, अर्थात क की जो वॉइस है वो गले से आती है। और जो च वर्ग होता है इसे तालव्य कहते हैं, तालु से इसकी आवाज़ आती है। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, सवाल नंबर 8 में पूछा है। तो सही आंसर जाएगा, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या दोस्त 11 मानी जाएगी, जिसमें आप लोग देखेंगे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ठीक ना, बड़ा ऊ,
ऋषि, इसके बाद में एड़ी, ऐनक, ओ और औ। ये 11 संख्या है स्वरों की। स्वरों से ही मात्रा बनती है दोस्त, और मात्रा जो है उच्चारण में लगने वाला समय होता है दोस्त, याद रखना। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, सवाल नंबर 9 में पूछा। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या दोस्त 52 अर्थात 52 हो जाएगी। एक बढ़िया रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो से आपका। वर्ण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, सवाल नंबर 10 में पूछा है दोस्त। वर्ण के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और आयोग वाह होते हैं। ये ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ण के प्रकार, ठीक है ना। तो स्वर भी होता है, व्यंजन भी होता है, आयोग वाह भी दोस्त इसमें माना जाता है। तो बी विकल्प यहाँ आप लोग राइट आंसर के तौर पे मान लेना। आगे, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है। एक तो व्यंजन होना चाहिए और एक स्वर होना चाहिए, इसका जो संयुक्त रूप मिलेगा दोस्त इसे क्या कहते हैं। सवाल नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। तो ये बोला जाता है अक्षर। याद रखना, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को दोस्त अक्षर कहते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे, यूपी पुलिस ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है। सवाल नंबर 12 में वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला दोस्त कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे, 13वां नंबर क्वेश्चन में ये पूछा है। तो वर्णों के समुदाय अर्थात ग्रुप को क्या कहेंगे, समूह को क्या कहेंगे, तो उसे नाम दोस्त वर्णमाला ही देंगे। अगले सवाल में क्या पूछा, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सवाल नंबर 14 जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है। तो हिंदी में ध्वनियों के प्रकार 2 होते हैं दोस्त। वो कौन कौन से होते हैं, एक स्वर होता है दोस्त, एक व्यंजन होता है। तो हिंदी में ध्वनियों के प्रकार 2 होते हैं। आगे, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट कर लेना है इस क्वेश्चन को। सवाल नंबर 15, वैसे तो इस वीडियो का हर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, सवाल नंबर 15 है। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को दोस्त अक्षर कहते हैं। विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये लगा हुआ है तो ये वर्ण है, लेकिन इसमें एक और जोड़ दिया जाए स्वर, तो एक से अधिक वर्ण आ जाएगा और इसके मेल से बनेगा कै, और यही अक्षर हो जाएगा। इसलिए विकल्प आप लोग ए राइट करना दोस्त। आगे बढ़ते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, या आप लोग ये कह दो वर्णों के समूह को, या आप ये कह दो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, तो बात एक ही है। तो इसे नाम दोस्त वर्णमाला दिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी करना, ठीक है ना। आगे, यहाँ एक लिपि वर्ड आया। ये लिपि क्या होता है, देखिए भाषा जो बोली जाती है उसके जो भाषा के जो अक्षर होते हैं उनको संकेत द्वारा, है ना, प्रत्यक्ष रूप देना ही लिपि कहलाता है दोस्त, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्त। तो याद रखना, उन्हें स्वर नाम दिया जाता है जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, है ना, लेकिन स्वतंत्र होते हैं। ये स्वर किसी की सहायता से नहीं बोले जाते। आगे, सभी स्वर होते हैं। तो देखिए, सभी स्वर सघोष भी होते हैं दोस्त, याद रखना ये चीज़, सभी स्वर सघोष भी होते हैं। और जो सभी स्वर हैं वो अल्प प्राण भी होते हैं। अल्प प्राण की कंडीशन 1, 3, 5 वाली होती है। ये रे ले वाली होती है, ये रे ले वे, और इसके साथ साथ में अल्प प्राण में सभी स्वर भी आते हैं दोस्त। महाप्राण में 2, 5, है ना, महाप्राण में 2, 5 वाली कंडीशन बनती है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ह्रस्व स्वर जिनकी एक मात्रिक बोलते हैं, शांत, या आप लोग इन्हें स्थिर स्वर भी बोल सकते हैं, स्वांत स्वर भी बोल सकते हैं, है ना, लघु स्वर भी बोल सकते हैं, एक मात्रिक स्वर भी इन्हीं का नाम है दोस्त। तो सवाल नंबर 19 में सही आंसर जाएगा आपका बी ऑप्शन। और ह्रस्व स्वर कौन कौन से जरा देख लो, ये इनकी एक एक मात्रा काउंट करते हैं, ठीक है ना। ये वाला ऋषि, तो ये ए जो है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन मात्रा ना होते हुए भी, है ना, किसी भी वर्ण के लिए एक मात्रा काउंट किया जाता है, मात्रा ना होते हुए भी। जब छोटी ई की मात्रा देखोगे तो एक मात्रा काउंट करोगे, छोटे ऊ की मात्रा तो एक मात्रा, री की मात्रा देखोगे तो भी एक मात्रा ही काउंट होती है। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, दीर्घ मतलब बड़ा स्वर, दीर्घ स्वर कौन सा है। आप कहेंगे सर सभी स्वर, यहाँ तो दीर्घ ही दे रखे हैं, क्योंकि दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, ठीक ना। इसमें भी ये जो पूछ रहा है ना वो लघु दीर्घ के माध्यम से पूछ रहा है ना।
ये पूछ रहा है सवाल नंबर 20 में कौन सा है दीर्घ स्वर। तो आप सवाल नंबर 20 का जो राइट आंसर करेंगे वो कौन सा करेंगे, वो करेंगे आप लोग ये, क्योंकि ये वाला ये वाला ये वाला ये संयुक्त स्वर हैं। लेकिन मूल रूप से दीर्घ कौन है, एक तो आ है, एक ई है और एक बड़ा ऊ है। ये तीन ऐसे हैं जो मूल दीर्घ स्वर हैं। लेकिन इसके अलावा जो बचे, एक तो ये बचा, एक ये वाला बचा और एक औ वाला बचा। ये दीर्घ तो हैं, लेकिन दीर्घ में भी दोस्त ये संयुक्त हैं, क्योंकि ये दो के मेल से बने हुए हैं। याद रखना ये चीज़। तो आपसे पूछ सकता है संयुक्त स्वर कौन कौन से, तो ये संयुक्त स्वर ये चारों, ठीक ना, याद रखना। आगे, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। निम्न में से फिर से वही क्वेश्चन, देखिए ये एक मात्रिक है, ये ह्रस्व स्वर है, ये संयुक्त स्वर, ये भी संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर कौन सा बचा, ये वाला। कभी ऐसे भी कंफ्यूज करेगा, तो बी ऑप्शन में आप लोगों ने राइट आंसर कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए ये भी मूल दीर्घ है, ये भी मूल दीर्घ है, ये भी है, ये नहीं है, क्योंकि ये संयुक्त स्वर की कैटेगरी में जाएगा। तो यहाँ पे 22 नंबर का डी विकल्प सही है। आगे, प्लतु स्वर कौन सा है। प्लतु स्वर कौन सा है, मैंने आपको बताया था ये मात्रा आपको देखने के लिए मिलेगी प्लतु स्वर में, ठीक है ना। ये आपको अड़े ऐसे इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो ये एक ही विकल्प में मिल रही है, ए वाले में। जो प्लतु स्वर होते हैं दोस्तों, ये संस्कृत के होते हैं, ठीक है ना, याद रखना। संस्कृत में भी इसमें हिंदी की गिनती भी यूज़ कर ली जाती है। दूसरी चीज़, ये त्रैमात्रिक होते हैं, 3 मात्रा के, जैसे राम बोलो, है ना, आप लोग जैसे ओम बोलो खिंच के बोलेगा, ये त्रैमात्रिक होते हैं दोस्त, याद रखना। आगे, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ये क्वेश्चन भी आया, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। दोस्तों नाम उसका प्लतु स्वर ही है। आगे बढ़ते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक समय लगे, नाम दोस्त उसे क्या दोगे। आप कहेंगे सर उसे तो प्लतु स्वर कह दो, क्योंकि अगर 1 मात्रा के बराबर समय लगाए तो ह्रस्व स्वर है, अगर 2 मात्रा के बराबर समय लगाए तो दीर्घ स्वर है, अगर 3 मात्रा के बराबर समय लगा है तो ये स्वर हो जाएगा दोस्त प्लतु स्वर। और अनुनासिक किसे कहते हैं, जहां कुछ इस प्रकार की कंडीशन बने। नासिक के किसे कहते हैं, जहां कुछ बिंदी वाली कंडीशन बने। और ये वाली कंडीशन बनेगी, जैसे कि आप लिखोगे 5, तो ये अनुनासिक की कैटेगरी में आएगा। पूर्ण चंदु बिंदु भी बोलते हैं इसे, स्वनिम चिन्ह। आगे बढ़ते हैं, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता। जिह्वा की आप लोग कहेंगे आड़ी स्थिति के आधार पे, है ना, जीभ के भाग के आधार पे। तो आप कहेंगे सर अग्र भी होता है, मध्य भी होता है, पश्च भी होता है, ये विव्रत नहीं होता है। विव्रत समृत जो होते हैं ये मुख द्वार के आधार पर होते हैं दोस्त। तो ये 3 भेद होते हैं जिह्वा के आधार पे, ठीक ना। जिह्वा के आधार पे दोस्त कितने भाग होते हैं, 3 भाग। सवाल नंबर 26 है ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मध्य स्वर किसे कहा जाता है दोस्त। मध्य, ए मध्य में धर दे या ए मध्य में, तो ए जो होता है ना, इसे हम लोग मध्य स्वर की कैटेगरी में रखते हैं दोस्तों। 27 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प। आगे, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, ऊ वाला। देखिए ए मध्य में जाएगा दोस्त, ए जाएगा मध्य में, इसके साथ साथ में अग्र ई ए। तो अग्र की मैंने ट्रिक क्या बताई थी आप लोगों को, अग्रीय ट्रिक बताई थी, अग्र ई ए, यानी ई ए अग्र ई ए, ठीक है ना, याद रखना ये ट्रिक हो गई। अब बचा हुआ कौन है दोस्त, आप कहेंगे ये बचा हुआ, ये तो समृत अर्ध समृत पे पूछ रहा है ये तो ऊ, क्योंकि ये जिह्वा की स्थिति के आधार पर नहीं पूछ रहा। अगर जिह्वा की स्थिति के आधार पे पूछता तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर ये पश्च स्वर हो जाता दोस्त, याद रखना, पीछे आ की कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है ये समृत अर्ध समृत पश्च समृत, तो सही आंसर जाएगा। देखिए समृत बोल के नाम कन्फ्यूज किया है, बस वही पूछने का इसका मतलब है, अग्र पश्च, है ना, पश्च समृत बोलते हैं इसे, यानी पीछे से आएगी इसकी वॉइस, याद रखना, जीभ के पीछे से। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है। संवृत मतलब जब व्रत के समान गोल हो, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उई कितनी गोल, उई यानी ई। संवृत व्रत के समान, मुख द्वार बिल्कुल खुले ही ना, याद रखो। अर्ध विव्रत किसे कहा जाता है दोस्त, एक तो होता है आपका समृत, है ना, एक होता है अर्ध समृत। अर्ध समृत की मैंने बताया था ओए आदि सी।
है ना। और इसमें मैंने बताया था अर्धविवृत में, तो ये वाला जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये वाला, ये अर्धविवृत की कैटेगरी में जाता है दोस्त, याद रखना। तो 30 नंबर में आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर अभी मैंने आपको बताया था 4 हैं संयुक्त स्वर, ये भी संयुक्त स्वर है, ये भी संयुक्त स्वर है, ये भी संयुक्त है, ये नहीं है, ये मूल दीर्घ स्वर है। तो इसलिए 31 नंबर में आपका सी विकल्प दोस्त बिल्कुल राइट होता। ये किस किस के मेल से बना हुआ है दोस्त, ये ए प्लस छोटी ई के मेल से बना हुआ है। ये किस किस के मेल से बना हुआ है, तो ये ए प्लस ए के मेल से बना हुआ है। ये वाला किसके मेल से, देखिए ये वाला जो है ऊ प्लस ऊ बना दो, छोटा ऊ बड़ा ऊ आगे पीछे कर लेते हैं। लेकिन ये किसके मेल से बना हुआ है, तो ए प्लस छोटे ऊ के मेल से बना हुआ है। ये कभी आप लोगों को इनका विश्लेषण पूछ लिया जाए। और जो ये होता है ये किस किस के मेल से बनता है, तो ए प्लस ओ के मेल से बनता है दोस्त, याद रखना ये चीज़ भी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, कंठ में ताल आएगी, है ना। 32 नंबर सवाल बार बार मैंने बताया, देखिए कंठ के आकार की सी शेप है, गले के आकार की सी शेप इसकी, ठीक ना। तो कंठ के आकार की ये दोनों जो होते हैं कंठ तालव्य होते हैं। और कंठोष्ठ में जाती है ये वाली कंडीशन, कंठ ओ, ये वाली कंडीशन याद रखना। दंतोष्ठ में जाता है वह और ऑप्शन में नहीं है तो फिर फै मिलेगा। अगला सवाल देखिए, ये जो ए हैं ये दोनों, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, ठीक ना। कंठ तालव्य, कंठ में ताल आएगी, कुछ तालव्य कुछ भाग कंठ का मिलेगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता है, कौन से शब्द में। तो मैंने आप लोगों को बस एक ही चीज़ सिखाई है अनुनासिकता में। अगर नासिकता पूछता तो अंक की बिंदी होती, अब अनुनासिकता में केवल और केवल ये चंद्र बिंदु आपको देखने के लिए मिलेगा। अनुनासिकता का मतलब होता है साथ में होगी नासिका बोलते समय। अनुनासिक स्वर वाला कौन सा, एक ही है, देखो ये पहचान लिया, पाँव, पाँच, है ना, पाँच, जहाँ मुख व नाक दोनों से वही सा है, वो अनुनासिक होता है दोस्त। आगे, कौन से शब्द में अनुनासिकता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, इसी में है अनुनासिकता। आगे, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मैंने बताया था आपको, जो स्वरों का उच्चारण होता है उसमें लगने वाला जो समय होता है दोस्तों वो मात्रा कहलाता है, क्योंकि जितने भी स्वर हैं सभी की मात्रा बनती है। अगला सवाल, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे क्या नाम देते हैं दोस्त। बिना किसी रुकावट के, कोई अवरोध ही नहीं है, जब बिना किसी रुकावट के निकली है तो वो स्वर कहे जाएंगे, स्वतंत्र रूप से निकली है तो वो स्वर हैं दोस्त, याद रखना। आगे, स्वर किसका भेद है, समास का गलत, लिंग का गलत, संधि का गलत, ये वर्ण का भेद है स्वर, क्योंकि वर्ण के दो भेद हैं, एक स्वर एक व्यंजन। अगला सवाल देखिए 40 नंबर, मात्रा स्वर को क्या कहा जाता है, मात्रा स्वर को याद रखना समरूप या ग्रेफीम बोलते हैं, बी विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर हो जाएगा। मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफीम बोला जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। आगे, ओ और औ ये किस प्रकार के वर्ण है, मैंने बताया था, ओ कंठो, कंठ ओ, ये वाला देखो कंठो, तो डी विकल्प ये ट्रिक से भी याद करवाया था मैंने, वर्णमाला पढ़ा रखी है मैंने, पढ़ सकते हैं आप लोग पूरी वर्णमाला ट्रिक से। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव, कंठ में ताल आएगी, मैंने बताया था कंठ में ताल ए और आई, ये वाला ए आई ऐसे ही तो करते हैं कंठ में जब ताल आती है, तो ये आपका डी विकल्प 42 नंबर में दोस्त राइट हो जाएगा। अगला सवाल करते 43 नंबर, कंठ तालव्य कौन सा है, अभी जस्ट सेकंड बताया ये कंठ तालव्य है, याद रखना, ठीक है ना भैया, याद रखना ये कंठ है, ये कंठे वर्ण है, याद रखना ये चीज़ भी। और ये उ ये पै वर्ग में शामिल होते हैं, ये कै वर्ग में शामिल होते हैं, रे और से जो ये आपके ऋषि वाला यानी कि टे वर्ग में शामिल होते हैं। आगे, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है, कंठ तालव्य, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहा है। ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, बहुत प्रैक्टिस अच्छे से करिए, कंठ तालव्य बोलते हैं। अगला सवाल, मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार मिला। मात्रा के आधार पर जो प्रकार होते हैं दोस्तों वो 3 होते हैं, राइट आंसर जाएगा 3। क्यों कि मात्रा के आधार पर एक तो ह्रस्व स्वर हो गया, एक दीर्घ स्वर और एक प्लतु स्वर। जो लघु स्वर होता है यानी ह्रस्व स्वर उसको एक मात्रिक बोलते हैं, दीर्घ स्वर को 2 मात्रिक बोलते हैं और प्लतु स्वर को त्रैमात्रिक बोलते हैं, इसलिए 3 प्रकार होते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लतु क्या है, तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लतु दोस्त ये स्वर हैं, याद रखना ये 3 भेद होते हैं।
अगला सवाल, जिन ध्वनियों का उच्चारण केवल मुख से होता है वो कौन सी होती है? केवल मुख से, है ना, यानी नाक का यूज नहीं होगा, बिना नाक के तो निर्नुनासिक, बिना नासिका के, यानी केवल मुख के होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है ना, कई बार आ चुका है। डी विकल्प बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर ध्वनियों के प्रकार होते हैं, तो देखिए स्वर ध्वनियों के प्रकार दीर्घ, ह्रस्व, प्लत्तु कौन कौन से होते हैं? 49 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दीर्घ, ह्रस्व और प्लत्तु यानी कि उपरोक्त तीनों बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर है। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार और संवृत ध्वनि कौन सी है? एक तो संवृत स्वर भी होना चाहिए, व्रत के समान, उई से ट्रिक बताई थी, अग्र ई ए अवृत्ताकार, ये रहा आपका बी विकल्प इसमें राइट आंसर। संवृत व्रत के समान, तो मैंने इसकी ट्रिक बताई, उई कितनी गोल है, संवृत व्रत व्रत के समान ही है, बिल्कुल गोल, तो ई, तो ये वाला बी ऑप्शन बिल्कुल इसे आराम से कर सकते थे। अगला, इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? सवाल नंबर 51 स्वर नहीं पूछा है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, रे नहीं है, ये व्यंजन है। ये कौन से वर्ग का व्यंजन है? ऋषि वाले का, यानी कि टे वर्ग का व्यंजन है, ये मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं इसे, प्रकंपित व्यंजन भी इसी का नाम है। अगला, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के ए और आ ये स्वर होते हैं कौन से? ए और आ कंठ में आ, यानी कि कै, खे, गे, घे और ण, ये वाला है ना, ये वाले, और इसके साथ साथ में एक है भी आता है, तो ये कंठे कहलाते हैं, और ये वाला भी आता है इसमें अतः है वाला, ठीक है ना, तो कंठे बोलते हैं इन्हें उच्चारण की दृष्टि से। अगला, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कै, खे, गे, घे, घे, तो कै वर्ग से कै को क्या बोलते हैं? कंठ है। तो 53 नंबर में आप लोग इसका बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कंठ है? तो कंठे का भी बताया था मैंने, ए और आ दोनों कंठे हैं, ये दोनों स्वर कंठे की कैटेगरी में जाते हैं। ये जो ई हैं दोनों, ये तालव्य में होते हैं, ऊ जो होता है ये मूर्धन्य में आता है, याद रखना। ये जो ऊ होता है ये मूर्धन्य में नहीं आता, ये पै वर्ग में आता है, याद रखना। ये चीज़ थोड़ा मैं मिस्टेक से बोल गया, सॉरी उसके लिए। निम्न में से कंठे वर्ण कौन सा है? कंठे वर्ण देखो, ई और ये और से तालव्य हैं, त्रय त्रिशूल ऋषि वाले ये मूर्धन्य हैं, लय से लय साले ये तय वर्ग में जाएंगे, लेकिन ये बचा हुआ जो बी विकल्प है ना, यही कंठ है, इसकी वॉइस गले से आएगी, आ, कंठ में आ। निम्नलिखित में से कंठे ध्वनि कौन सी है गले से जिनका वॉइस आएगा? कै, खे, गे, घे, ये कंठे में होता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। 56 नंबर में ए विकल्प राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठे ध्वनियाँ कौन सी है? सवाल नंबर 57। तो हिंदी में कंठे ध्वनि देखिए, ई तालव्य में होती है, तय तय दंते में होती है, फे, पे, फे, बे ये ओष्ठ में जाएगी, और ये आपका है में जाएगा, याद रखना। ये कंठ है, कंठ है। च, छ, जय, जय, अय्या, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तो मैंने बताया था इसके साथ साथ में ई और ये और से, यस आवाज़ आई, चम्मच लगी तालू में लगी चम्मच, आवाज़ आई, यस आई, तालू तालव्य है ये। अगला सवाल, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन उच्चारण जो तालव्य की दृष्टि से देखा जाता है? च, छ, जय, ये रहा आपका, ये कै वर्ग में, ये ढ, ये जो टे, ठे, डे, ढे, ये मूर्धन्य में जाएगा, मैं, पे, फे, बे में, तो ये पे वर्ग अर्थात ये उष्ट में आएगा। अगला जो सलजम है इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो मैंने बताया था, चम्मच लगी तालू में, आवाज़ आई, यस 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 आई, तो तालव्य में जाएगा, ये बी विकल्प बिल्कुल सही है सलजम में। तो 60 नंबर के लिए बी विकल्प है। 61 नंबर देख लीजिए, यहीं से सलजम, जो सलजम है, यस यस आई, तालू में चम्मच लगी, यस आई, ये भी तालव्य है। 61 नंबर में सी विकल्प राइट है। अगला, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? तालव्य, ताल आई, तालव्य, ठीक ना, आई, यस आई, तो ये 62 नंबर में ये सी विकल्प भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ने पूछा था, तो स है यहाँ पे ये तालव्य। अगला, च वर्ग की जो ध्वनियाँ आती हैं ये किस वर्ग में आती हैं? तो मैंने बताया था, चम्मच लगी तालू में, चम्मच कहाँ लगी? तालू में, तो तालव्य होता है, सी विकल्प सही है। अगला, ई, चे, छे, जय, अय्या आदि का उच्चारण कहाँ से होता है? अभी बार बार वही पूछ रहा है, ये तालव्य से होता है दोस्त। आगे, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? च, छ, जय, झय, ये रहा झय, तो ये बी विकल्प सही है। ये ओष्ठ है,
ये न ये कहाँ जाएगा, तय थे दे धे न, ये दंत्य है। और ये जो गे कै खे गे घे ये कंठ है। अगला, उच्चारण स्थान के आधार पर अइयाँ जो होता है ये व्यंजन कौन सा होता है, अइयाँ, ये वाला जो अइयाँ है, टे ठे डे ढे णे, है ना, अइयाँ है। लेकिन चे छे जय 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 अइयाँ, ये अइयाँ तालव्य में आता, इसलिए 66 नंबर में आपका विकल्प ए राइट है दोस्त, 66 नंबर में। अगला सवाल, ये का उच्चारण कहाँ से होता है, यस यस आई, है ना, चम्मच लगी तालू में आवाज़ आई, यस आई। तो ये 67 नंबर में सी विकल्प आपका, डी विकल्प सही हो जाएगा। 68 नंबर से ध्वनि होती है, तो मैंने अभी बता के निपटाऊँ, ये तालव्य होती है। 68 नंबर में भी आप लोग बी विकल्प करेंगे। अगला, ये जो डे है इसका उच्चारण कहाँ से होता है, टे ठे डे ढे डे, है ना, तो ये टे वर्ग में आती है। तो आप लोग 69 नंबर में सी विकल्प बिल्कुल सही कर देना, ठीक है ना। ये जो ड़ है ये इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य से होता है, अर्थात मुख के मूर्धा से निकलता है, मुख में जो मूर्धा भाग होता है, ठीक है। 70 नंबर सवाल देखिए, टे वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, टे ठे डेड है ना, ये मूर्धा से होता है, टे वर्ग का उच्चारण स्थान सी विकल्प राइट है। अगला सवाल, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, मूर्धा से जिनकी वॉइस निकलती है ना, तो वो टे ठे डेड है, ये वाला है बिल्कुल सही आंसर। ये तै थे दैद है, ये दंत्य हैं। ये पै फै बैब है, ये ओष्ठ हैं। ये चे छे जय जय, ये है आपके तालव्य। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, टे भी आता है, ठे भी आता है, डे, ये वाली नहीं है। ये टे भी है, ठे भी है, डे भी है, ये वाली नहीं है। आप लोग इसे कर सकते हैं फिलहाल, लेकिन आती ये भी इसी वर्ग में है, लेकिन आप लोग इसे आंसर कर सकते हैं फिलहाल ऑप्शन देखते हुए, ठीक है ना, क्योंकि ये उच्छिप्त व्यंजन होता है। उच्छिप्त व्यंजन दो होते हैं आपके, एक तो ये उच्छिप्त होता है और एक ये उच्छिप्त होता है। जिह्वा जाएगी ऊपर एकाएक, मुख के ऊपर टकराएगी ऊपरले भाग पे, फिर वो एक झटके के साथ नीचे आएगी, याद रखना। टे वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं दोस्त, टे वर्ग में मूर्धन्य आते हैं, याद रखना। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, ये से मूर्धन्य में आती है क्या, नहीं जी, यस यस आई तालव्य में आती है। चे कंठे में आता है, चम्मच लगी तालू में, ये भी नहीं आता भाई। से, ये वाला से षटकोण ऋषि के साथ एव कर दिया, वो भी नहीं आएगी, ये रही ले साले, ले और से। तख्ती लगी दांत में, पूरा का पूरा तय वर्ग, और उसके साथ साथ में ले से, है ना, याद रखना। ये किस में जाएंगे, ये दंत में जाएंगे, ये सही था इसमें। 74 नंबर में ए विकल्प दोस्त बिल्कुल राइट था। अगला, तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है, तय वर्ग, है ना, तख्ती लगी दांत में, दंत्य में, तख्ती दांत में दे मारी, तो विकल्प यहाँ आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे, तय थे दे धे ने, यानी कि तय वर्ग में जाएगा, तय थे दे धे ने, है ना। ये तय वर्ग जो होता है ये दांत से जुड़ा हुआ वर्ग है दोस्तों, ये यानी कि इसमें आएगा तय थे दे धे और ने, और इसके साथ साथ में दो व्यंजन और आते हैं, ले से, तख्ती लगी दांत में, आवाज़ क्या दी, ले साले तू भी ले एक, तो ये दंत की बात आएगी। अगला, तय का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तय तख्ती, तय से तख्ती दंत में लगेगी, ये सही आंसर जाएगा 77 नंबर में दोस्तों, डी विकल्प। 78 नंबर कर लेते हैं, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है, दंत्य, ये तालव्य है, ये ओष्ठ है, याद रखना। ये तय, ये तो है दंत्य, ये जो टे है ये कौन सा है दोस्त, ये मूर्धन्य है। आगे बढ़ते हैं, दे ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है, तय थे दे धे, यानी कि दंत्य पे होता है, विकल्प आप लोग बी करना है इसमें। आगे, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है, दंत्य दांत, दांतों से वॉइस निकलेगी, तख्ती लगी दांत में आवाज दी, ले साले ले और से। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ने पूछा था 2018 में। आगे, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं, जिनका उच्चारण दांतों से उच्चारण, दांतों से करना है उच्चारण, तो भाई दांतों से कौन से में करोगे आप, दंत्य में करोगे, सही आंसर जाएगा आपका बी विकल्प, याद रखना। आगे, दंत्य ध्वनि कौन सी है, चे छे जय जय, ये तो तालव्य में होगी, पै फै बै, ये ओष्ठ हो गई, कै खे गे घे, ये आपका कंठ्य हो गया, ये रहा आपका दंत्य। अगला, पै फै बै भै और मैं, ये व्यंजन कौन से होते हैं, पै, होठ पै, ऊ बालक ऊ, ये वाला मैंने बताया था, ट्रिक भी बताई थी, मल्लूक से बालक पे किस करोगे, होठ पै, पै वर्ग जो होता है पूरा पै फै बै भै में, उसके साथ साथ में दोनों स्वर ये आपके ओष्ठ होते हैं, होठों से वॉइस निकलती है, दोनों होठों से। अगला, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, ओष्ठ है, तो मैंने बताया था ऊ, ये दोनों ओष्ठ हैं, तो ये वाला बिल्कुल यहाँ आपका 84 नंबर में डी विकल्प दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला 85, हिंदी की ओष्ठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? देखिए, जय, च, छ, जय, झय, ये आपका तालव्य है। ये रहा पै, फै, बै, भै, मैं, तो ये आपका ओष्ठ्य है। तै, थे, दै, धै, ये आपका दंत्य है। और इसमें कौन सा पूछा? ओष्ठ, तो ये रहा पै, फै, बै, भै, मैं, होठ पे। और ये ए जो है ये कंठे में जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी नहीं है? तो देखिए, ये च में नहीं है। च जो है ये आपकी तालव्य है। पै भी है, मैं भी है और भय भी है। ये आपका ओष्ठ, अर्थात जहाँ वॉइस पूरा का पूरा पै वर्ग है ना होठों से निकलेगी। याद रखना, इसके साथ साथ में दो स्वर आते हैं, दोनों के दोनों ये हैं। अगला बढ़िए, हिंदी की बै ध्वनि है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पै, फै, बै, है ना, ये पै वर्ग में जा रहा है। और पै वर्ग को क्या बोलते हैं दोस्त? ओष्ठ्य बोलते हैं। तो आप लोग ऐसे गुनगुना लेना ऐसे। आगे, निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है जहाँ जो वॉइस है वो अंदर के भाग से आएगी? अंदर के भाग से आएगी अंत्यस्थ, याद रखना, ठीक ना। अंत्यस्थ व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों को परस्पर सटाने से होता है। हालांकि इनका पूरी तरीके से स्पर्श नहीं हो पाता। अंत्यस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर व्यंजन भी दोस्त कह देते हैं। तो अंत्यस्थ अंदर के स्थान पे कौन कौन सा है भाई? ये, रे, है ना, ये, रे, ले और वे। यर, लब, लब की वॉइस, ये, रे, ले और वे, लब की वॉइस अंदर से आती है। यूरो लब, है ना, यूरो लब या की वॉइस अंदर से आएगी। तो ले जो है दोस्त ये अंत्यस्थ व्यंजन है। इनमें से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? ये, रे, ले, वे। देखिए वे आ गया। अंत्यस्थ व्यंजन में यर लब होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अंत्यस्थ ध्वनि कौन सी नहीं है भाई? यरी, बे, पै, भै, बै, भै, में, ये आपकी ओष्ठ में आती है। देखिए अंत्यस्थ में यह भी है, यह भी है, रे भी है, ले भी और वे भी है। अगला देखिए, अर्धस्वर किसे कहा जाता है? अर्धस्वर, आधा स्वर। तो ये रे जो है ना दोस्त, इसे आधा स्वर बोला जाता है। रे को आधा स्वर बोला जाता है। 91 नंबर सवाल है, ठीक ना। बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस वीडियो के कहीं पे भी आप लोगों को पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। लेकिन अब यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन फंस गई, याद रखना। देखिए इसमें पूछ रहा है अर्धस्वर कौन सा है? ये, रे, ले, वे परंपरागत शब्दावली में अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। परंपरागत अर्धस्वर के अधीन परिणित चारों ये, रे, ले, वे में से पहला व्यंजन ये विशुद्ध अर्धस्वर है, विशुद्ध अर्धस्वर। जबकि वे जैसे वन शब्दों में वस्तु घूस संघर्षी है, यद्यपि यह किसी पूर्ववर्ती व्यंजन के साथ उच्चारित होकर अर्धस्वर बन जाता है। तो देखिए अब आप कहेंगे सर आंसर कौन सा करें, अर्धस्वर कौन सा है? तो सबसे जब ये एक से ज़्यादा दे रखा हो, ये, रे, ले, वे, भी, तो वहाँ आपको ये आंसर करना है दोस्त, याद रखना। बस इतना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, जब एक से ज़्यादा दे रखे हैं। अगला, सही कथन चुनिए, ये और वे ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। तो आप कहेंगे सर यही ठीक है, बाद बाकी तो छोड़ दो। स्वर का उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता से होता है, गलत। अवधेश का विग्रह अव प्लस देश होगा, बिल्कुल गलत है। अगला, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, ये भी गलत है, याद रखना, ठीक है ना। तो ये 92 नंबर में गलत हो जाएंगे सारे के सारे। अगला सवाल करिए, सवाल नंबर 93 में अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अंत्यस्थ व्यंजन ये, वे, रे है, ये कंठे व्यंजन है, ये आपके ऊष्म व्यंजन है, तीनों प्रकार की सय और एक और हैर जोड़ दो इनके साथ में। छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और इसके साथ साथ में श्रेय, श्राप जोड़ दोगे तो संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। चारों के चारों संयुक्त व्यंजन है। इनका नाम दोस्त ऊष्म व्यंजन है। रगड़ खाती हुई वॉइस आएगी, गर्म हवा निकलेगी, है ना। संयुक्त व्यंजन दो के मेल से बनेंगे, ये संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे दोस्त, ये भी याद रखना। आगे, अर्धस्वर कौन कौन से हैं? तो अर्धस्वर में दोस्त ये और वे, बिल्कुल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन तो मैंने बताया था, कै, टू, मैं, कै से लेकर मैं तक के व्यंजन सभी स्पर्श हैं, ठीक है ना। कैसे लेकर मैं तक, तो आप कहेंगे सर ये नहीं आया इसमें, रे, तो सॉरी ये नहीं आया इसमें, तो 95 नंबर में आप डी आंसर कर देना। क्योंकि कैसे मैं तक चे भी आएगा, टे भी आएगा, कै भी आएगा, लेकिन यह नहीं आएगा क्योंकि अर्धस्वर है। हिंदी वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन कौन से? अंत्यस्थ, अंदर के स्थान से वॉइस निकलेगी, ये, रे, ले, वे, ये कौन से अंत्यस्थ व्यंजन है। अगला, निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? तो बहुत अच्छे से पहचान लिया, ये रहा वे। अगला, निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंत्यस्थ व्यंजन ये रहा, ये यहाँ पे अंत्यस्थ व्यंजन है।
अगला येरलेवे किस प्रकार के व्यंजन है? तो येरलेवे दोस्त ये अंत्यस्थ व्यंजन है, बी विकल्प बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तीनों प्रकार की से और है होता है, तो गे जो है ये कंठे में आएगा, ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन उसे कहते हैं जिसमें बोलते समय मार्ग सकरा हो जाएगा। ऊष्म संघर्षी भी नाम होता है इनका, ऊष्म संघर्षी बोल दो या फिर ऊष्म व्यंजन बोल दो, जिन्हें बोलते समय गर्म हवा निकलेगी, मार्ग सकरा हो जाएगा, मुख द्वार में इतनी जगह मिलेगी नहीं उच्चारण करते समय। तो तीनों प्रकार की से और इनके साथ साथ में है भी आता है। अगला ऊष्म व्यंजन कौन से? अभी बताया था, तीनों प्रकार की से और है ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला सवाल, तीनों प्रकार की से जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? तीनों प्रकार की से और इसके साथ साथ में है और जोड़ दो तो इन्हें ऊष्म व्यंजन बोल देते हैं। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाएगी। 102 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे इस वीडियो में। कल एक और वर्णमाला की वीडियो कराऊंगा, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जय हिंद।